हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली की सड़कों पर डटे 1 महीना हो गया है। सरकार की ओर से ताजा संशोधनों का प्रस्ताव भी किसानों ने ठुकरा दिया। किसानों का कहना है कि सरकार बिना किसी शर्त के साथ बातचीत की टेबल पर आए। कृषि कानूनों को लेकर जहां एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है, वहीं कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पहले कांग्रेस नेताओं ने मार्च निकाला तो पुलिस ने एहतियात के तौर पर प्रियंका गांधी को हिरासत में भी लिया था। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद कांग्रेस नेता मीडिया से मुखातिब हुए और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान एक संवाददाता ने राहुल से लोकतंत्र को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आप किस देश की बात कर रहे हैं, भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में कोई लोकतंत्र नहीं, ये सिर्फ कल्पना में हो सकता है लेकिन वास्तव में नहीं। नेताओं को हिरासत में लेना इस सरकार के कार्यकाल में सामान्य बात है। राहुल गांधी ने कहा कि आपके पास एक अक्षम शख्स है जो कुछ भी नहीं समझता और सिस्टम को उन 3-4 लोगों के पक्ष में चला रहा है तो सब समझते हैं। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि पीएम मोदी पूंजीपतियों के लिए पैसा बना रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ खड़ा होगा उसे आतंकवादी बताया जाएगा, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या मोहन भागवत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि ये किसान तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाए और इन तीनों कानूनों को वापस दिया जाए। विपक्षी पार्टियां किसान और मजदूरों के साथ खड़ी है। झज्जर के ढासा बॉर्डर पर तकरीबन 1500 ट्रैक्टरों पर किसानों ने रैली निकाली। इस रैली में खापों ने भी अपना योगदान दिया। रैली के दौरान गुलिया खाप, धनखड़ खाप, काद्यान खाप, अहलावत खाप और कोट पंचनाम खाप के साथ कई और खापें शामिल रहीं। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि सरकार अगर ये सोचती है कि आंदोलन लंबा चलेगा तो हम भी लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं और सरकार अगर ये सोचती है कि हम पीछे हट जाएंगे तो ये सरकार गलतफहमी में है। किसान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और किसान लगातार घरों से बाहर निकलकर किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और इसमें संशोधन की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। सरकार इन काले कानूनों को वापस ले। किसान आंदोलन पर ठंड का भी कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को लेकर दिन प्रतिदिन लोगों में जोश बढ़ता जा रहा है। पाबड़ा गांव से पहले भी कई किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं गुरुवार को गांव की सरपंच अंशु के नेतृत्व में महिलाओं का जत्था भी दिल्ली के लिए रवाना हुआ। सरपंच ने किसान आंदोलन में सहयोग देने की बात कही। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के विरोध में रोज 11 किसान उपवास कर रहे हैं। अब महिला किसानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है, उपवास का ऐलान किया है और महिला किसानों का कहना है कि 11 महिलाएं 24 घंटे उपवास पर रहेंगी। तो वहीं किसानों ने 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री भी करवाने का ऐलान किया। किसानों ने सभी टोल प्लाजा के हिसाब से अपनी तैनाती लगाई है। किसानों ने साफ किया कि 27 दिसंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात पर ताली और थाली बजाकर विरोध किया जाएगा। अगर सरकार कानूनों पर अड़ने को तैयार है तो किसान भी अड़े रहने को तैयार हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए मॉल खोल दिया गया है। इस मॉल से किसानों को फ्री में जरूरत का सामान दिया जा रहा है। इस मॉल में सुई धागे से लेकर कंबल रजाई तक मौजूद है।
किसानों की ट्रॉलियों के पास जाकर पहले उन्हें टोकन दिया जाता है, उसके बाद किसान मॉल से सामान लेते हैं। मॉल से हर दिन तकरीबन 500 किसानों के लिए सामान लेने की व्यवस्था है। इस मॉल में महिलाओं के लिए भी कई चीजें मौजूद हैं। मॉल में देसी गीजर और वॉशिंग मशीन मौजूद है। निकाय चुनावों के चलते हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बीजेपी और जेजेपी की संयुक्त मेयर प्रत्याशी और पार्षदों के चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया अंबाला पहुंचे। इस दौरान कृषि कानूनों के विरोध में मुख्यमंत्री का अंबाला के किसानों द्वारा जोरदार विरोध किया गया। आलम यह था कि पुलिस प्रशासन को भी भारी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस बीच किसानों और पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम काफी देर से शुरू हुए। वहीं अंबाला शहर पुलिस छावनी में तब्दील था। डीएसपी मदन लाल ने बताया कि जब मुख्यमंत्री शगुन पैलेस में कार्यक्रम में शामिल होकर जा रहे थे, तब कुछ किसानों की ओर से उनके काफिले को रास्ता रोकने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ धारा 307 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी है। अंबाला के एसपी राजेश कालिया का तबादला किया गया। अंबाला में सीएम के विरोध के बाद एसपी राजेश कालिया का तबादला किया गया। राजेश कालिया को एसपी सिक्योरिटी सीआईडी बनाया गया। वहीं हामिद अख्तर अब अंबाला के नए एसपी होंगे। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन की वजह से उन लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद जाने के लिए केएमपी और केजीपी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये दोनों रास्ते बंद होने के बाद लोगों ने विकल्प के तौर पर दूसरे रास्तों को अपनाना शुरू कर दिया है। केएमपी और केजीपी के बंद होने से लोग अब बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे से होते हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बुधवार देर रात बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे भी बुरी तरह से जाम हो गया। इस दौरान लोग काफी बेचैन और परेशान नजर आए। लोगों को करीब 5 से 6 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने नई उद्योग नीति पर चर्चा की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले 5 साल में 17 प्रोजेक्ट आए हैं, जिसमें लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में उद्योग बढ़े हैं। इस दौरान उन्होंने नई उद्योग नीति के बारे में बताते हुए कहा कि 1 जनवरी 2021 से नई उद्योग नीति लागू होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहे। इस दौरान 3 कृषि कानून पर बोलते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिलों पर लगाए 2% टैक्स को लेकर पूर्व विधायक सुखविंद्र मांझी ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा। मांझी ने अपने पत्र में कहा कि कैबिनेट मीटिंग में ग्रामीण उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर 2% टैक्स लगाने के फैसले से काफी दुखी हैं। उन्होंने पत्र में मुख्यमंत्री से फैसले को वापस लिए जाने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले से किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आमदनी सीमित है, जिससे बिजली बिल पर लगाए जाने वाले नए कर उन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। एक महिला की ओर से लगाए गए गंभीर आरोप पर पूर्व बीजेपी विधायक कुलवंत बाजीगर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि महिला के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मामला लेन देन का है, जिसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में सच्चाई थी तो 18 साल तक महिला ने क्यों कुछ भी नहीं कहा। आपको बता दें कि महिला ने यौन शोषण के साथ साथ मारपीट और प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कुलवंत बाजीगर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 495 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं गुरुग्राम में 110, फरीदाबाद में 68, हिसार में 21 और भिवानी में 29 नए मामले सामने आए। यमुनानगर में 14, पंचकुला में 15 नए केस और 24 घंटे में अब तक सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2847 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,59,226 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 647 मरीजों ने कोरोना को मात दी। कुल 2,51,000
पानीपत में कोरोना संक्रमण को लेकर सीएमओ संतलाल वर्मा ने कहा कि पानीपत में धीरे धीरे संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें पूरे एहतियात के साथ रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा कम है, ऐसा सोचकर लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का देश में इसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ब्रिटेन से आए 11 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है। रोहतक में घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग भीषण ठंड में अलाव का सहारा लेते नजर आए। अचानक गिरे तापमान ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। वहीं किसानों का कहना है कि ये ठंड और कोहरा उनकी फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा। कोहरे और ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। कई दिनों तक साफ मौसम होने के बाद एक बार फिर से कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर रोक लगाई। गोहाना में घने कोहरे के बीच वाहन रेंगते नजर आए। कोहरे के कारण जहां आम जन परेशान है, वहीं किसानों के लिए ये कोहरा फायदेमंद साबित हो रहा है। उनका कहना है कि कोहरे से उनकी फसल अच्छी होगी। फरीदाबाद के सेक्टर 7 में रहने वाले एक परिवार की ही 2 महिलाओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उसकी जेठानी का परिवार घर की दूसरी मंजिल पर रहता है और वो पहली मंजिल पर रहती हैं और उनके संबंध ठीक नहीं हैं। महिला ने बताया कि अचानक उसकी जेठानी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसका फोन भी छीन लिया। इस दौरान महिला ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। महिला की माने तो बीते 13 तारीख को उसके साथ ये वाकया हुआ, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही केस भी वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने हत्या, लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने सबसे पहले संदीप उर्फ सोनू को शामली से गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को 23 तारीख को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि इन आरोपियों को किसी मुखबिर द्वारा महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जाती थी, जिसके बाद इनके द्वारा उस स्थान की रेकी करके हथियारों के बल पर वारदात को अंजाम दिया जाता था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपियों में सोनू, राहुल और प्रकाश का पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है। असंध में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। असंध में आए दिन दुकानों में चोरी हो रही है, जिसको लेकर अब व्यापारियों में भारी रोष है। व्यापारियों ने बाजार बंद कर पुलिस स्टेशन में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि लगातार चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। भिवानी में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए डीटीपी ने पीला पंजा चलाया, जिसके बाद इलाके में खलबली मच गई। दरअसल तोशाम बाईपास के नजदीक कई अवैध कॉलोनियां काटी गई थी, जिसकी पहचान की जाने के बाद डीटीपी की टीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ पहुंचे। टीम ने एक के बाद एक अवैध रूप से किए गए 25 से अधिक अवैध निर्माण तोड़ डाले। भिवानी में बीटीएम चौक पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। यहां लगभग पिछले 1.5 महीने से मेन होल खुले थे। जब इनको ढकने का काम किया गया तो वहां पर काम के नाम पर लीपापोती नजर आई। यहां खुले हुए मेन होल को ढकने के लिए ढक्कन को लगा दिए गए, लेकिन वो पूरी तरह से मेन होल को फिट नहीं है, जिससे मेन होल का आधा हिस्सा खुला रहता है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि प्रशासन की लापरवाही यहां किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। जर्मनी में 17 से 19 दिसंबर को आयोजित हुई कोलोन मुक्केबाजी में विश्व कप जीतकर लौटी मनीषा का कैथल में शानदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मनीषा ने बताया कि कोरोना काल के दौरान जर्मनी में आयोजित होने वाली मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में मेडल जीतना चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से उन्हें प्रैक्टिस में भी काफी दिक्कतें पेश आईं। परेशानियों के बावजूद मनीषा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। कैथल के गांव मटोर में जन्मी मनीषा ने अपने पंच के बल पर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। बेटी को मिली इस कामयाबी के बाद मनीषा के परिजनों के साथ साथ पूरा प्रदेश गर्व महसूस कर रहा है। करनाल के नेशनल हाईवे पर बेखौफ लुटेरों का आतंक है। ताजा मामले में 4 लुटेरों ने ट्रक के ड्राइवर पर हथौड़े से हमला कर लूटपाट की और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यूपी से लुधियाना जा रहे ट्रक के खराब होने पर ड्राइवर उसे ठीक करने रुका था
और इसी दौरान लुटेरों ने ड्राइवर पर हमला बोल दिया और ड्राइवर का मोबाइल और पैसे लूटकर फरार हो गए। इससे पहले भी हाईवे पर लुटेरों के गैंग ने बुजुर्गों को अपना शिकार बनाया था। सिरसा में लड़कियों के लिए अलग से बस सेवा शुरू करने के लंबे समय से मांग चल रही थी, जो अब पूरी होती नजर आई। दरअसल सिरसा से माधो सिंघाना गांव के लिए स्पेशल गुलाबी बस का ट्रायल शुरू किया गया। बस अड्डा से चलकर ये बस भंभूर होते हुए माधो सिंघाना जाएगी। इस बस में कॉलेजों और स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं ही सफर कर पाएंगी। प्रदेश सरकार ने इन अलग अलग रूटों पर चलाने के लिए सिरसा डिपो को 5 बसें दी हैं। कॉलेज और स्कूल टाइम के अनुसार इन बसों से रूट चार्ट तैयार किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने सिरसा आने वाली छात्राओं को इसका फायदा मिले। आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में एक और बस को जमाल रूट पर चलाने की योजना है। फरीदाबाद के सेक्टर 31 इलाके में दिन दहाड़े एक युवा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर आए और फिर युवक की हत्या करने के बाद फरार हो गए। फिलहाल क्राइम ब्रांच की कई टीमें और पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में जांच कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि मृतक मनोज भाटी सेक्टर 31 इलाके में अपनी प्रॉपर्टी डीलर दोस्त से मिलने पहुंचे थे। जैसे ही वो वहां से निकले, तभी उनके पीछे कुछ